गुड मॉर्निंग। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल फेज से गुजर रहा है इस समय, और ख़ास तौर से रिटेल अब ये सवाल पूछ रहा है कि इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी इक्विटी में कुछ मिल नहीं रहा है एग्रीगेट लेवल पर, और फिक्स इनकम मुझे 7.5% रिस्क फ्री दे रही है, तो क्यों मैं फिक्स इनकम में ना चला जाऊं? आपका क्या व्यू है? नहीं, ये एक जाहिर सा सवाल है और ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये होना ही ये एक मुद्दा सामने आया है। पिछले 3-4 साल में वो क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के सामने आया नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जहाँ थे वहाँ है। लेकिन पिछले 1 साल में जो अपन हमने इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट देखी है, उसके कारण न केवल इंटरेस्ट रेट्स या फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्टिव हो गई है, लेकिन साथ ही साथ इक्विटीज के लिए एक थोड़ी दिक्कत सी सिचुएशन भी पैदा हो गई है। सो आई थिंक ये अ, अ, एक इशू है जो मार्केट को आने वाले कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए डेफिनेटली परेशान करेगा। एंड टू दैट एक्सटेंट इक्विटी रिटर्न्स के लिए थोड़ी दिक्कत डेफिनेटली रहेगी। ओके। तो इस समय फिर एसेट एलोकेशन कैसे करें ताहिर जी? मतलब हाइब्रिड फंड्स में डालें पैसा, थोड़ा डेट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखें, या फिर ये समय एक्चुअली एक्विटीज़ पर एक्सपोजर बढ़ाने का, क्योंकि 1.5 साल 2 साल के करीब की अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है अब एक्विटीज़ की? मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2023 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहां पे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो, और आपको एंट्री पॉइंट्स मिलने की संभावना है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 विल बी अ डिफिकल्ट ईयर इन जनरल फॉर इक्विटीज, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इंटरेस्ट रेट्स के चलते हुए जो ग्रोथ की स्लो डाउन की जो एक्सपेक्टेशन 2022 में बनी थी, वो शायद 22 में इतने ज्यादा मटेरियलाइज नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में वो शायद ज्यादा दिखने मिलेगी। एंड टू दैट एक्सटेंट इट विल बी अ हेडविंडेड एटमॉस्फेयर एज फार एज इक्विटीज इज कंसर्न। तो उसमें इंडिया के रिलेटिव वैल्यूएशंस जो है वैसे भी थोड़े एलिवेटेड है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक वो जैसे जैसे थोड़े और सबड्यूड या और थोड़े अट्रैक्टिव होते जाते हैं या एक कंफर्टेबल जोन में आते हैं, मुझे लगता है कि तब तक इक्विटीज का बहुत ज्यादा जोर से रिटर्न प्रोफाइल दिखाना शायद मुश्किल होगा। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी सेट क्लियरली बनेगी 2023 के लिए, लेकिन क्लियरली विद द एक्सपेक्टेशन कि आप अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बैक एंडेड रखें 24 और 25 के लिए। तो मुझे लगता है कि गिवन दी ओवरऑल मैक्रो बैकड्रॉप, अगर आप फंड्स की सिलेक्शन करने जाते हो तो एट दिस स्टेज, चूंकि बहुत सारी चीजें अननोन है, whether it is with respect to inflation या commodity prices या global growth versus India growth, growth versus value, बहुत सारे डायनामिक्स जो है जिनके लिए एज ऑफ नाउ आंसर्स बहुत क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच टाइप रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अलॉन्ग साइड विच अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल कैप इज अ स्पेस जहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन थोड़ी ज्यादा हुई है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप। आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की ही परफॉर्मेंस देख ले ओवर द लास्ट 1 ईयर, तो इट इज डाउन अबाउट 7-8% वर्सेस निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स जो शायद 4 से 5% ऊपर है ओवर द लास्ट 12 मंथ। सो मुझे लगता है कि एक अगर वैल्यूएशन टाइप अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने जा रहे हो और जहाँ पे आप शायद थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, तो स्मॉल कैप इज अ स्पेस वेयर वन कैन स्टार्ट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज इन वन कैन स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशंस इन 2023। बट आप जो भी करो, एक्सपेक्टेशन यही रखो कि 24-25 में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, न कि फ्रंट एंडेड रिटर्न्स इन इमीडिएटली इन 2023 से। ताहिर जी, मुझे ना आपसे खास तौर से बात करनी थी। मैं बाकी सेक्टर्स पर आऊँगा, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है स्मॉल कैप की। जो आपका स्मॉल कैप फंड है, अ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, 1 साल में उसने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में वो फंड 8% ऊपर रहा है कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ पर शायद रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ये इसका क्या कारण रहा? और अभी स्मॉल कैप को लेकर थोड़ा लोगों में जो डर बैठा हुआ है, क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ऊपर हैं, तो क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इस समय स्मॉल कैप्स में? देखिए, तो अगर आप पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन देखें तो स्मॉल कैप फंड में और कुछ हद तक हमारे सब दूसरी स्ट्रेटजीज में हमने
इंडस्ट्रियल्स की तरफ ज्यादा झुकाव रखा है कंपेयर टू कंजम्पशन, और उसके साथ ही साथ जो अदर बॉटम अप आइडियाज है, चाहे वो ऑटो एंसिलरीज हो, या चाहे फिर कुछ हद तक इवन बैंकिंग सेक्टर हो, वहाँ पे हमने ज्यादा झुकाव रखा है, और आई थिंक उसका सपोर्ट हमें फंड के परफॉर्मेंस के लिए मिला है। मुझे लगता है कि बेसिकली स्मॉल कैप्स, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब वहाँ पे एक वैल्यूएशन की कंफर्ट आती है, और जब निगलेक्ट होता है, या मार्केट को डर लगता है, जैसे आपने कहा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक हमने देखिए इंडिया में एज ऑफ नाउ जो जो सिचुएशन है, हमें लगता है कि कंजम्पशन इज एन एरिया विच इज ऑफ अ चैलेंज। और इंडिया में वैसे भी पोस्ट कोविड भी हमने देखा तो कंजम्पशन में सिर्फ हमने अर्बन कंजम्पशन को एक ताकतवर रूप में देखा है। रूरल कंजम्पशन थोड़ा नबला ही रहा है मेरे हिसाब से ओवर द लास्ट सम टाइम। तो आई थिंक यही सिचुएशन मुझे लगता है विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। इनफैक्ट अभी थोड़ी बहुत अर्बन कंजम्पशन की तरफ भी हमें स्लो डाउन की ट्रेंड्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक कंजम्पशन को अगर हम थोड़ा संभाल के चले, और इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, जहाँ पे पॉलिसी का फोकस है, जहाँ पे इंडिया की एक्चुअली नेसेसिटी है, उस पे अगर हम झुकाव रखें तो मुझे लगता है कि एक लेवल ऑफ आउट परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह से हमने हमारे स्मॉल कैप फंड का भी कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा। ओके, चलिए अगर आप देखें स्मॉल पे कैप पे ये ताहिर जी के विचार थे। अच्छा ताहिर जी, इस हफ्ते की एक बार फिर से बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आईटी हमारा कोलैप्स हो रहा है दोबारा। और आज तो अगर आप देखें यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो कि करीब करीब 4 से ऊपर चली गई हैं। एक कन्विक्शन हम जुटा रहे थे पिछले 3 महीने में, लेकिन वो कन्विक्शन फिर कोलैप्स हो रहा है। और अब ठीक यहाँ से लगभग 30 दिन बाद हमें फिर अर्निंग्स पे फोकस करना है। ये जो डिप मिल रहा है, या फिर जो ये ऊपर से डाउनसाइड फिर खुला है निफ्टी आईटी में, इसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? और कुछ दिग्गज लाइक इन्फोसिस, वो तो निफ्टी आईटी की गिरावट को और अगर आप देखें आई थिंक ओवरटेक कर चुके हैं। ह्यूज पेन, इस पेन को कैसे लेना चाहिए इस वक्त? आपका टेक आईटी पर। तो टेक्नोलॉजी पे हमारा यही विचार रहा है कि देखिए वैल्यूएशन की जो कंप्रेशन होनी थी वो काफी हद तक हो चुकी है, स्पेशली कंपेयर टू जो हम 2021 की एंड में हम जो वैल्यूएशन देख रहे थे उसके कंपैरिजन में भी क्लियरली सीन अ लॉट ऑफ कंप्रेशन। हम अगर ग्रोथ की बात करें तो थोड़ी बहुत ग्रोथ मॉडरेशन जरूर हुई है, लेकिन वो एक ऐसे मैग्नीट्यूड की भी नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा पनिशमेंट आईटी सेक्टर को यहाँ से मिलना चाहिए। आई थिंक जो हमने पिछले क्वार्टर में भी हमने लगभग करीब करीब जो भी ट्रेंड्स देखे, चाहे वो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हो या मिड कैप आईटी कंपनीज हो, वो एक माहौल को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इट वाज अ रीजनेबली डिसेंट डिलीवरी। और जो फ्यूचर आउटलुक मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स कॉल्ड आउट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट टेकआउट की जो प्रक्रिया है वो आई थिंक वो और ज्यादा मजबूत हो गई है इन द यूएस स्पेसिफिकली, गिवन द काइंड ऑफ स्लो डाउन कंडीशंस दैट दे आर विटनेसिंग। सो आई थिंक एक क्लियरली लीवर ऑफ ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी या एबिलिटी टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन आईटी सर्विसेज इज अवेलेबल फॉर इंडियन आईटी कंपनीज एट दिस स्टेज। और वो शायद एक वीक इकोनॉमिक बैकड्रॉप के लिए एक अच्छी बात है। आई थिंक इट विल टाइड ओवर दिस पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक्सपेक्टेड लो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इवन द आईटी कंपनीज। सो और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईटी कंपनीज में देयर वाज अ कॉस्ट इन्फ्लेशन which came about towards the end of 2021, जब हमने देखा था कि churn levels, cost levels had gone up significantly, attrition आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आई थिंक वो बहुत हद तक अभी वो जो प्रेशर था ऑन वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक एक लेवल ऑफ मार्जिन सपोर्ट या प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट भी आईटी कंपनीज को मिलना शुरू हो गया है। And I think these are some of the factors which, at least, मुझे लगता है कि in the current atmosphere of uncertainty, technology companies, given also the fact that they have relatively stronger balance sheets, cash flows, उनकी valuations में बहुत ज्यादा यहाँ से और compression आना मुझे मुश्किल लगता है।
तो आई थिंक एट वन लेवल आप हमारे पोर्टफोलियो एक्शंस के हिसाब से अगर हम मुझे पूछे तो हम ये कहना चाहूंगा कि जो हम अंडरवेट पोजीशन आईटी की तरफ बना के रखे थे टुवर्ड्स द अर्ली पार्ट ऑफ 2022, वो हमने ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर और सो पिछले 3-4 महीने में हमने करीब करीब न्यूट्रल की तरफ पहुंचा दिया है। और आई थिंक अगर कुछ और वैल्यूएशन में कंप्रेशन आती है यहाँ से या और थोड़ी स्लो डाउन आती है तो मुझे लगता है एक और थोड़ा उसमें पोजीशन बनाने की या ओवरवेट स्टैंस लेने की एक अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी। ओके चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई आईटी पर। ताहिर, बैंकों को लेकर आपका क्या व्यू है? और क्योंकि बैंकों ने काफ़ी लीड किया था मार्केट को, इस साल एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि क्या पीक अर्निंग्स ऑलरेडी निकल चुकी हैं बैंकों की, क्या ये एक रीज़न रहा एक रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस का? और आपका पोर्टफोलियो व्यू क्या होगा अब इस समय बैंकों को लेकर? तो अनुज जी, मैं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर को लेके हम कुछ करीब करीब 2 साल से हम एक पॉजिटिव ध्यान से चल रहे थे। और कुछ हद तक उसने डिसअपॉइंट भी किया क्योंकि 2022 में बहुत much of 2021 and some part of 2022 also banking sector actually underperformed. 22 के मिडिल के दौरान से हमने बैंकिंग सेक्टर को एक्चुअली परफॉर्म करते हुए देखा है। दैट हैज बेसिकली बीन ऑन द बैक ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट ग्रोथ जो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रही थी काफी समय से, वो अब अच्छे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट्स में आ गई है। एंड आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस। और एक जो मार्केट की व्यू बनी थी कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल विल एक्चुअली support banks from the point of view of their profitability. So I think that has started to allow IT banking to actually outperform. In the more recent months or weeks, there has been ये एक incremental fear market के सामने जरूर आया है कि शायद जो NPA साइकिल जो हम सोच रहे थे कि will be thing of the past, और बहुत समय लगेगा for NPAs to once again resurface. Maybe एक वो fear on account of recent market developments market के सामने banking के लिए एक challenge की तरह प्रस्तुत हुई है. But I think it is something which it doesn't appear to be such a big challenge as it is made out to be. Having said that, therefore, we continue to maintain our positive stance on banking, but एक caveat यही रहा है। और हम इसी तरह से हमारी बैंकिंग के स्टॉक्स की चयन करते आ रहे हैं कि जो लायबिलिटी प्रोफाइल है या जो इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोफाइल है वो किस बैंक्स में ज्यादा सपोर्टिव रहेगी और किस बैंक्स में ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, सो दैट न केवल हम क्रेडिट ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ का फायदा ले सके, बट हम मार्जिन्स के लिए भी हम उसका एडवांटेज ले सके। तो आई थिंक फोकस इज ऑन बाइंग बैंक्स which are going to hold up better in a rising rate environment, benefit out of credit growth, benefit out of maybe better NPA cycle, and last but not the least also will be able to defend their profitability. ओके अच्छा ताहिर जी, एक एक करके सारे सेक्टर से बात हो गई। अब दो चीज़ और, अब फरवरी से जो ये वर्ल्ड इंडिया जो विटनेस कर रहा है, सेंट्रल इंडिया जो विटनेस कर रहा है हीट वेव, और एल नीनो शब्द का इस्तेमाल होना, आई थिंक मानसून और उसकी आई थिंक परसेंटेज पे आई थिंक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ऐसे में आप एफएमसीजी को अब कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए एफएमसीजी ने एक तो डिलीवर बहुत अच्छा किया भी नहीं, अगर कुछ स्टॉक्स को देखें आप एक्चुअल बैकफुट पे है। अब सिर्फ आईटीसी ने बिकॉज ऑफ अदर रीजंस लाइक होटल और पेपर कारोबार, और आई थिंक उनका जो इस बार बजट में उन्हें कोई आई थिंक सेटबैक नहीं मिला, उसके चलते उसने परफॉर्म किया, बट रेस्ट ऑफ एफएमसीजी बैकफुट पे रहा। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगले 3 महीने में एफएमसीजी को? नहीं तो वीरेंद्र जी, मैं कहूँगा कि देखिए एफएमसीजी में हमारा भी रुझान थोड़ा पॉजिटिव। हम वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास पोजीशनिंग नहीं थी एफएमसीजी में कुछ समय से, और हम थोड़ा ये व्यू लेके जरूर चल रहे थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर कि
यू नो एफएमसीजी काफी बीटन डाउन है, और बीटन डाउन इन द सेंस कि एटलीस्ट वो अपने खुद के वैल्यूएशन बैंड में एक लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड की तरफ है, और ग्रोथ बहुत समय से सबड्यूड रहा था। तो एक एक्सपेक्टेशन जरूर हम भी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद रिकवरी आ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली कंडीशंस हैव नॉट टर्न्ड कंड्यूसिव येट। दो एक्सपेक्टेशन थी, एक तो ये था कि इन द बजट the government's approach towards consumption या towards the rural market या towards the lower parts of the income pyramid will be a lot more constructive and positive, जो शायद इतनी हद तक उभर के नहीं आया। और second जो obviously unexpected था is the recent जैसे आपने कहा कि commentary on heat wave, monsoons, El Nino. I think that has not once again helped the cause of the FMCG space. तो अब यही बाकी रह जाता है कि एफएमसीजी स्पेस के लिए एज ऑफ नाउ एक ही लीवर जो अभी भी कुछ हद तक उनके लिए अवेलेबल है, वो ये है कि उनकी कमोडिटी प्राइसेस जो इनपुट कॉस्ट है वो शायद थोड़ी नरम हो सकती है, और उसके कारण इट कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मतलब कंजम्पशन ट्रेंड्स आर ओवरऑल स्टिल ऑन अ वीक विकेट। रूरल कंजम्पशन इन एनी केस वाज वीक, एंड साथ ही साथ अभी lower end, if at all, of urban consumption also is starting to falter a bit. So I don't think it is, it is a case where we can make a strong pitch for FMCG as a play at even current levels. एफएमसीजी पे अगर आप देखिए ताहिर जी का ठीक था। अच्छा ताहिर जी, चाहे वो इस बार बजट में कैपेक्स की फिगर हो, 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, बाजार सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जिस स्पेस पे, दैट्स कैपिटल गुड्स। सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे। जब आपको कुछ दूसरे सेक्टर्स पे पशुपेश है, इफ्स एंड बट्स हैं, तो क्या इस पे ही कैपिटलाइज करना चाहिए, और क्या इन स्टॉक्स में और ऐड करने का मन आपका, या फिर एक सिंपली जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता है खुद ही है, स्टॉक्स ऐड करता है फिर शेड करता है, उनको राय क्या देंगे? क्या और ऐड करना चाहिए कैपिटल गुड्स को इस वक्त इन लेवल्स पे? नहीं, देखिए कैपिटल गुड्स जहाँ तक मेरा विचार है, आई थिंक इट इज इन एन अप साइकिल, और ये अप साइकिल बहुत सालों के बाद एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं जो विच लीड अस टू बिलीव कि ये साइकिल थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकता है कंपेयर टू पास्ट साइकिल्स। हमने बहुत सारे फॉल स्टार्ट्स देखे हैं ये इस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल में इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो, बट एक हद तक अब एक कॉन्फिडेंस लेवल, शायद यू कैन से दैट दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इज स्टार्टिंग टू कम अबाउट। एंड इफ आई थिंक अ लिटिल मोर लॉन्ग टर्म, तो देखिए इंडिया में अगर इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में अगर कुछ चेंज होना है, तो इट इज अबाउट India's manufacturing stroke industrial potential. We know कि manufacturing industrialization में बहुत ज़्यादा scope है, and I think that can, if at all that materializes, that will be the biggest surprise for not just the economy, but it will also be a surprise for investors. Consumption हमेशा से एक इंडिया की strong point रही है, और शायद वो कंटिन्यू भी होगी। मे बी ये जो पैच है वो एक वीक पैच की तरह माना जाएगा फॉर वंस वी लुक एट दिस 12-18 months later, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग विच इज एन अनडिस्कवर्ड पार्ट। आई मीन वो एक ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड पार्ट है मार्केट का, एंड शायद वो चलता रहेगा। तो आई थिंक ये इंडस्ट्रियल साइकिल जो है, मुझे लगता है कि इट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस। yes, we will not see the same kind of order inflow growth जो हमने देखा पिछले एक साल में। अगर हमने 20% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ देखा है, तो शायद उसके सामने हम 10, 12, 15% देखेंगे, लेकिन इट विल स्टिल बी मच हेल्दियर देन व्हाट जो हमने देखा शायद 2016 और 21 के बीच में, वो 5 साल के दौरान। सो ऑल इन ऑल ये इंडस्ट्रियल साइकिल मुझे लगता है कि स्टिल क्वाइट हैज सम लेग्स, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और नंबर्स की अगर विजिबिलिटी रही, ग्रोथ की विजिबिलिटी रही, या अर्निंग सरप्राइज की बात करें तो उसकी विजिबिलिटी रही, तो मुझे लगता है कि इन दैट रिगार्ड आई थिंक इंडस्ट्रियल्स विल स्कोर। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट मैं कहूंगा कि जहां जहां हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, वहां हम इंडस्ट्रियल्स की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। जहां हमारी वैल्यू पोजिशनिंग होती है, और जहां हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ
बीटन डाउन है या क्या कॉन्ट्रेरियन है, तो उसमें हम शायद इंडस्ट्रियल्स की पोजीशन इतनी ज्यादा नहीं रखते हैं जितना कि हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज में रखेंगे। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी डिवाइड आवर पोजीशनिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट पोर्टफोलियोज। ताहिर जी, जब आपका जो लास्ट म्यूचुअल फंड रोल था उसमें आपने ऑटोज़ में बहुत पैसा बनाया था, खासतौर से मारुति में, लेकिन अब इस समय ऑटोज़ पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली देखी हमने फिर से एक बार। पिछले 2-3 साल की जो बेयर मार्केट थी वो ख़त्म हुई, और ख़ासतौर से जो ईवी प्लेज हैं, जो कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स हैं, उनमें अच्छी रैली देखी है हमने। इस समय क्या व्यू है आपका ऑटोज़ पर? मुझे, मैं कहूँगा एक न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है ऑटोज। एक्साइटमेंट वाज थोड़ी ज्यादा थी एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर या मिडल ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्ट्रेरियन सेक्टर। सब कुछ नेगेटिव था उस सेक्टर के लिए, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो, चाहे सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी हो, चाहे डिमांड की सिचुएशन हो। कोविड से अभी भी हम बाज नहीं आए थे एज फार एज दैट सेक्टर इज कंसर्न। That to some extent has played out in the last 6-12 months. हमने improving trends देखी है, न्यू मॉडल लॉन्चेस के कारण डिमांड की इंप्रूवमेंट देखी है, वेटिंग पीरियड्स देखे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हुई है, सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, और साथ ही साथ मार्केट्स ने कुछ हद तक इन स्टॉक्स को रिवॉर्ड भी किया है। तो आई थिंक अभी एक न्यूट्रल सा जोन आया है। मुझे लगता है फिर भी ये एक ऐसा फिर भी सेक्टर है जहाँ पे अर्निंग्स फिर भी ठीक ठाक रहेंगे। आई थिंक बहुत ज्यादा नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज आने की शक्यता थोड़ी कम है। प्रेफर्ड सेगमेंट्स विद इन ऑटोज कंटिन्यू टू रिमेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हो या ट्रैक्टर्स हो या उनसे कुछ जुड़ी ऑटो एंसिलरीज हो। पैसेंजर कार्स में एक सिलेक्टिव अप्रोच है, मार्केट शेयर की मूवमेंट बहुत ज्यादा रैपिड है। तो आई थिंक दे वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू टेक सम टैक्टिकल बेट्स। बट एंड टू व्हीलर्स ऑन द अदर हैंड अगेन कुछ नीश सेगमेंट्स अगर है जहां पे हमें विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, तो आई थिंक वी आर विलिंग टू टेक अ कॉल, बिकॉज इन टू व्हीलर्स एक जैसे आप जानते हो कि the onslaught of or the competitive dynamics of EVs is much higher than it is today in case of passenger cars. So वो एक added overlay हो जाता है as far as stock selection is concerned in two wheelers. ओके ताहिर जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ और समय निकालने के लिए।